अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको कराची तैयारा हादसे में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से खबर देंगे। कराची में PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात के लिए एयरबस बनाने वाली कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर की 11 रुकनी टीम कराची पहुंच गई है। कराची में PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात के लिए एयरबस बनाने वाली कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर की 11 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। कराची में फ्रांसीसी कांसल खाने के हुक्काम, सिविल एविएशन और PIA के अफसरान ने टेक्निकल एडवाइजर का इस्तकबाल किया। टेक्निकल माहिरीन 22 मई को कराची में परवाज PK 8303 की तबाही की वजूहात की खोज लगाएंगे। एयरबस माहिरीन तैयारा हादसे की पाकिस्तानी तहकीकाती टीम से मुशावरत करेंगे। तैयारा साज कंपनी की टेक्निकल टीम के अराकीन कराची एयरपोर्ट के रनवे L का मुआयना करेंगे, जहां पायलट ने इस परवाज को गियर खुले बगैर लैंड कराने की कोशिश की थी। टीम के अराकीन पाकिस्तानी तहकीकाती हुक्काम के हमरा जाए हादसा का भी दौरा करेंगे। तहकीकात के लिए जाए हादसा से तबाहशुदा एयरबस की बाकियात की मुंतकली पहले ही रोकी जा चुकी है। टीम तैयारी का ब्लैक बॉक्स और दीगर जरूरी आलात अपने साथ ले जाएगी। एयरबस इंतजामिया तहकीकात में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को भरपूर तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी और तहकीकात मुकम्मल करके टीम आज रात कराची से फ्रांस रवाना होगी। कराची तैयारा हादसे में शहीद पायलट सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी ने PIA इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया। बोले कि एक दिन पहले सब हीरो कह रहे थे, अब इल्जामात लगा रहे हैं। बेटा प्रोफेशनल आदमी था, सब कुछ बताता रहा कि एक इंजन मसला कर रहा है। सज्जाद गुल समेत सबकी शहादत का तकाजा है, इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो ट्यूटर्ड कमेंट्स और ट्यूटर्ड इंक्वायरी की रिपोर्टों की लीकेज PIA की टॉप हायरार्की करा रही है, हमारा उसमें रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। वो ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं है, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? वो तो नॉमिनेटेड लोग हैं, ट्यूटर्ड हैं। हमें इमरान खान की और गवर्नर सरवर की ज़्यादा अहमियत है, हम इनके वादे पर ज़्यादा एतबार करते हैं। वो लोग जो है ना प्रोफेशनल है ना अच्छे इंसान हैं। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है। एक दिन पहले आप उससे कहते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है। 17,000 उसने वो किए हैं आवर्स कंप्लीट। ही इज द ओनली पायलट इन PIA जिसने 1000 आवर्स कंप्लीट किए हैं एक साल में। 1000 के बाद इंटरनेशनल पाबंदी लग जाती है कि आप आधा घंटा भी नहीं फ्लाई कर सकते। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती टीम को ATC कंट्रोलर और पायलट की रेडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिल गए। सच TV ने तहकीकाती रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। PIA तैयारे हादसे की अहम तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। 4 रुकनी तहकीकात करने वाली टीम को ATC कंट्रोलर और पायलट की रेडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पायलट्स दिए गए रूट और एदाद शुमार से हटकर जहाज उड़ा रहे थे। ATC कंट्रोलर की पायलट से गुफ्तगू में ये भी इंकशाफ हुआ है कि जहाज को पायलट 180 डिग्री पर ले गया था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट दी गई ऊंचाई से भी दुगनी ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा था। पहली बार लैंडिंग के वक्त जहाज की स्पीड बहुत थी, जबकि बदकिस्मती से जहाज के वैली लैंडिंग के वक्त इंजन भी टकराए थे, जिस पर पायलट ने दोबारा जहाज को 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ा लिया था। तहकीकाती टीम ने सिविल एविएशन से फ्लाइट का मुकम्मल डेटा लेकर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। उधर हादसे के मुकाम पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए तहकीकाती टीम मौके पर भी पहुंची और हादसे में तबाहशुदा इमारतों की स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल की। दौरे के मौके पर इस बात का तयन किया गया कि कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई हैं। PIA के साथ सिविल एविएशन समेत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका काम कर रही हैं, जबकि तहकीकात मुकम्मल करने के बाद हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी।
हुकूमत ने लॉकडाउन फिर सख्त करने का इंदिया दे दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ईद पर लॉकडाउन में नरमी से अवाम एहतियाती तदाबीर से गाफिल हो गए। उन्होंने शहरियों को तनबीह करते हुए कहा कि एहतियाती रवैया ना अपनाया तो सानहे जैसी सूरत हाल की तरफ चले जाएंगे। मुशाहिदा ये रहा इस ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद के फौरन बाद हुकूमत जाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायजा लेगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम अगर इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो जिंदगी का सिलसिला भी चल सकता है, रोजगार का सिलसिला भी चल सकता है और बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो न सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी जिंदगियां मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। तो इस वाले से मैं एक बार फिर आपसे इस्तफार करना चाहता हूं कि खुदारा इस बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बने, इसको फैलाने का सबब ना बने और इसका तरीका वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, पुरहजूम जगहों पे मास्क पहन के जाएं और तमाम SOPs दुकानों पे, मसाजिद के अंदर, बाकी तमाम जगहों पर उनकी पाबंदी करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने भी अवाम की जानिब से SOPs पर अमल न करने का शिकवा करते हुए लॉकडाउन सख्त करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया तो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ जाएगी और लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसले अवाम के तहफ्फुज के लिए किए और लॉकडाउन में नरमी, गुर्बत, अफलास और मईशत को मद्देनजर रखते हुए की गई। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदारा ये कोरोना वबा या ये वायरस खत्म नहीं हुआ, ये हमारे दरमियान है। इसमें पूरी दुनिया में यह साबित हो चुका है कि इसका वाहिद इलाज एहतियात, एहतियात और एहतियात है और समाजी दूरी है। जिस तरह मैं देख रहा हूं कि लोग, और आज आपको लोगों का बुलाने का मकसद ये इमरजेंसी में कि ताकि आप लोगों के थ्रू हम आवाम से ये अपील करें कि खुदारा एहतियात करें। आप लोग बिल्कुल नॉर्मल न ले इस चीज को, कोरोना वबा को, और ये खतरा कोई टल नहीं चुका, ये खतरा जो है ना वो खत्म नहीं हो चुका। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं लॉकडाउन में नरमी पर डॉक्टर्स पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं। एहतियाती तदाबीर के बगैर शहरियों ने शॉपिंग भी की और ईद भी मिल रहे हैं। अगर हुकूमत ने इकदाम ना किए तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन को बहुत ईज कर दिया, लोगों को घर से निकाल दिया, लोगों ने किसी ने भी SOPs को फॉलो नहीं किया और ना ही करना था। ईद में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, किसी तरीके से भी हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है और ये सब ऐसी बातें हैं तो जिसका असर आम आदमी ले रहे हैं। तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको बालाए ताक रख के लोगों ने शॉपिंग भी की, ईद भी मिले और एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मजीद जून तक, पहले हफ्ते में जून तक जो है हमारी परेशानियां ये बरकरार रहेंगी। अगर ये सूरत हाल मजीद रहता है तो ये इस तरह से तेजी में इजाफा होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अवाम पे अगर छोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू वाली खबर की सख्ती से तरदीद कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू के नफाज का कोई फैसला नहीं किया। लॉकडाउन और कोरोना समेत कोई भी मसला हो, सोशल मीडिया पे मन घड़त खबरों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। सिंध में कर्फ्यू वाली खबर की तर्जमान सिंध ने सख्ती से तरदीद कर दी। अपने बयान में मुर्तजा वहाब का कहना था कि सोशल मीडिया पर एक निजी चैनल के तवस्सुत से चलने वाली कर्फ्यू की खबर में कोई सदाकत नहीं, खबर सरासर गलत है। उन्होंने अवाम से गुमराह कुन खबरों पर कान न धरने की अपील करते हुए कहा कि वो एहतियात जरूर बरतें, कोरोना वायरस की रोकथाम में अपना और हुकूमत का साथ दें, शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से हरगिज ना निकलें।
ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी दिन कोरोना वबा के बाइस पेशावर के शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह पेशावर में भी आज ईद का जो है वो तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन पे भी जो लोग हैं वो घरों तक महसूस होकर रह गए हैं, जबकि जो सैर व तफरीह की जगह हैं, जो पार्क्स हैं, वो सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस वबा की वजह से उनको बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पेशावर के शहरी हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जबकि मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि उनकी ईद जो है वो कैसे गुजर रही है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आपकी ईद जो है वो कैसे गुजर रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से तो यही कहूँगा जनाब, जब से ईद की नमाज पढ़ी है उसके बाद घर में मौजूद हैं और बच्चे भी काफ़ी तंग हो चुके, कपड़े सिलवाए हुए हैं नए वैसे के वैसे लटके हुए हैं, ईदियाँ दी हैं बच्चों को, एक तो कारोबार नहीं है, दूसरे ऊपर से ये लॉकडाउन है, इस वबा की वजह से तकरीबन घरों तक ही महदूद रह गए हैं। सारा दिन सो के गुजरता है और खा पी लेते हैं, बस टीवी देखते हैं, कितना देखेंगे, और बस ये वक्त गुजार रहे हैं। गली मोहल्लों में भी कितना बार गलियों में बैठ नहीं सकते कि मतलब पुलिस आती है वो तंग करती है, घरों में जाएं, और उसकी वजह से बस घरों तक महदूद है, नहीं निकल सकते बाहर, तो कितना बाहर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि ईद उल फितर जो है उसको मीठी ईद भी कहा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की पेश नज़र इस ईद को भी जो है वो मीठी फीकी ईद जो है वो बना दिया गया है, जिससे जो ये शहरी हैं वो घरों तक महसूस होकर रह गए हैं। सैर व तफरीह की जगह जो है वो बंद है, लेकिन ये जो शहरी हैं वो आज अभी तक जो है वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। कराची में ईद के मौके पर तमाम तर तफरीही मकामात बंद हैं। साहिल समंदर हो या पार्क, कहीं कोई रश नजर नहीं आता। मजीद जानेंगे अता हुसैन से जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। जी अता, बताएगा। जी बिल्कुल, ईद का मौका हो और कराची के बासी सैर व तफरीह के लिए ना निकलें, तफरीही मुकामात का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं होता था। और ख़ास तौर पे साहिल समंदर जो कि एक सस्ती तफरीह है और यहाँ पे शहरियों का एक रश उमड़ आता था किसी त्यौहार पे, ईद पे, लेकिन इस दफ़ा ईद के मौके पर जो है गुज़िश्ता ईदों के निस्बत जो है ये ईद मुख्तलिफ है, क्योंकि कोरोना वायरस ने जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस खौफ के बायस लोग अपने घरों में रहते हुए ईद मना रहे हैं और तमाम तर हुकूमत की जानिब से भी जो है कोरोना वायरस के बायस तमाम तर तफरीही मुकामात, पार्क्स वगैरह जो हैं बंद किए हुए हैं और साहिल समंदर पर भी जो है दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर यहाँ दिखाया कि यहाँ दूर दूर तक भी जो है कोई नजर नहीं आ रहा। पुलिस जो है हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराती नजर आ रही है, कंटेनर्स लगा के तमाम तर साहिल समंदर आने वाले रास्तों को जो है वो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है और नहाने पे भी जो है दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो जो शहरी आ गए हैं, अगर कोई हुकूमत की खिलाफ अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है और उनको तंबीह की जा रही कि अगर दोबारा उन्होंने इस तरफ आने की कोशिश की तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जबकि तमाम तर जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगा के बंद किया है। लोगों की ये ईद जो है वो मीठी ईद जो है वो फीकी पड़ गई है। इस वायरस के बायस जो है लोग अपने घरों में रहते हुए ईद मना रहे हैं। लोग अपने घरों में रहते हुए ईद मना रहे हैं। अता हुसैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कहां का कोरोना, कहां की एहतियात। ईद उल फितर के दूसरे रोज अवाम टोलियों की सूरत में मलिका कहसार पहुंचे। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी की वजह से पुलिस एहलकार सयाहों को वापस भेजते रहे। लॉकडाउन में नरमी, मौसम की गर्मी और ईद का त्योहार, कोरोना वायरस भी पाकिस्तानियों से परेशान। मलके कहसार के नजारे के शौकीन अफराद हुकूमती पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए मरी पहुंच गए। इंतजामिया की तरफ से मरी में दाखिले पर पाबंदी की वजह से पुलिस एहलकारों ने टूल प्लाजे पर सयाहों को रोक दिया। मरी दाखिले टूल प्लाजों पर रोके जाने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सयाहों की मरी जाने के लिए जिद और पुलिस एहलकारों को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश। नोक झोंक का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। इजाजत न मिलने की वजह से सयाहों को मायूस वापस लौटना पड़ा। इंतजामिया ने सिर्फ मकामी रिहायशी अफराद के मरी दाखिले की इजाजत दे रखी है।
امریکی ریاست جارجیا میں مسلمان شہری کے قتل نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ 43 سالہ محمد یاسین کو رواما ایون کاؤنٹی کے شریف نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق محمد یاسین اہلکاروں پر پتھر پھینک رہا تھا، جبکہ پتھر پھینکنے پر پولیس اہلکار نے یاسین کو پستول سے نشانہ بنایا۔ زخمی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار گیا۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشن جارجیا کا مسلمان شہری کی ہلاکت پر شدید تشویش کا اظہار۔ کیا پتھر پھینکنے پر کسی کی جان لی جا سکتی ہے؟ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشن کی جانب سے کہا گیا پولیس کو جائزہ لینا چاہیے تھا کہ آیا محمد یاسین کسی ذہنی مرض کا شکار تو نہیں۔ کوئی بھی پولیس اہلکار محمد یاسین کے پتھر مارنے سے زخمی نہیں ہوا۔ امریکی پولیس پہلے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کے ناحق قتل میں ملوث رہی ہے۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شہریوں کے قتل کے متعدد واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، جبکہ سیاہ فام شہریوں کے تحفظ کی تنظیمیں بارہا تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ مودی سرکار نے جنت نظیر وادی کو دوزخ بنا ڈالا۔ قابض بھارتی فوج کے مظالم کے باعث مقبوضہ کشمیر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا۔ پابندیوں کی وجہ کاروبار کا پہیہ جام ہونے سے معیشت اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج تک ایسی عید نہیں دیکھی ہے۔ ہاں، حالات کی وجہ سے ایسے بھی عیدیں آئی ہے کہ جب ہمارے یہاں عید ہوتی تھی اور یہاں کرفیو لگا ہوا تھا، لیکن ایسی عید ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ جہاں پورا لاک ڈاؤن اور بازار سارے بند اس ٹائم پڑے ہیں۔ وبا کی جو یہاں پینڈیمک چل رہا ہے، وبا کی وجہ سے یہ سارا مارکیٹ پچھلے 2 مہینے سے بند ہے۔ ہم ایک لاک ڈاؤن سے نکلے نہیں تو دوسرا آ گیا۔ جو ہمارا پہلا ایک رپورٹ تھا جس میں ہم نے 18,000 کروڑ روپے کا نقصان بتایا تھا، ابھی اگر دیکھیں پوسٹ کووڈ تو ہم نے 30,000 کروڑ کے آس پاس ہمارے نقصان جو ہے وہ بزنسز کے ہوئے ہی۔ دیکھیے، ہمارا ہارٹیکلچر بھی افیکٹ رہا، ہمارا ٹورزم اور ہینڈی کرافٹ کا بولنا ہی نہیں ہے۔ سب کو دکھا کہ نہ ٹورزم ہے، نہ ٹورسٹ ہے، نہ کوئی کاریگر بیچارہ کام کر رہا ہے اور نہ کوئی ایکسپورٹ ہو گیا۔ جی، ہمارا تو پہلے بھی عید نہیں تھی، پہلے بھی یہ وبا تھا کورونا وائرس، گورنمنٹ بول رہی تھی کہ گھر سے باہر مت نکلیے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ انکاؤنٹر میں اب گھر ہی نہیں رہا تو اب کہاں پہ رہیں گے؟ ہمارے لیے تو عید نہیں ہے۔ کل شب تھا وہ بھی نہیں تھا، اور ابھی ہم روڈ پہ ہیں اور روڈ پہ ہی گزار رہے ہیں پوری رات دن، اور ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ سابق بھارتی جرنیل اپنی کٹیا آپ ہی ڈبونے کے در پہ ہو گئے۔ عوامی حلقوں میں بڑی بڑی بھڑکیں، پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں اور لداخ میں بھیگی بلی بنی بھارتی فوج کی حالت پر بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ہماری فوج کی ایسی تیسی کر دینی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ گاندھی واد جو تھا اس نے ہماری فوج کا صفایا کر دینا تھا، اور پاکستان کے ٹینک واقعی 1965 میں دلی میں آگے نماز پڑھتے۔ یہ اس قسم کی ٹیچری ہمارے ساتھ ہوئی، اور ایک بھگوان کا لاکھ شکر ہے پاکستان کا جس نے ہم کو لڑنا سکھایا۔ مار لگاتا رہا جب تک کہ لڑنے کو راضی نہیں ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ہی۔ اور دوسرا ایک چین کی پیپلز لبریشن آرمی، 1962 میں انہوں نے ایسی کراری لات ماری کہ یہ نہرو پریوار کا جو اس وقت حال تھا، کبھی امریکہ کو اپنی ٹروپس بھیجو، اپنے جہاز بھیجو، بولیے آپ کی ایئر فورس کہاں ہے؟ آپ نے لگائی؟ تمہارے پاس اتنی بڑی ایئر فورس ہے، تم نے لگائی؟ 1962 میں نہیں لگائی صاحب، بٹھا کے رکھا، اور اب امریکی ایئر فورس مان رہے ہیں۔ سپاہ سالار لوگ ہیں، یعنی آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے، یہ لگاتار ہر ہفتے 10 دن 15 دن پر پاکستان کے خلاف پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ایک دم ہم تیاری میں ہیں۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے چین کے ساتھ دھونگا مستی ہماری ہو رہی ہے، وہاں کیا نام ہے لداخ کے بارڈر پر جو ہے کھینچتان ہو رہا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی نہ ہمارے پردھان منتری جی نے اور نہ ہمارے سیناپتیوں نے چین کے خلاف ایک شبد بھی بولا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد کچھ ذکر کورونا وائرس کا۔ کورونا سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 18ویں نمبر پر آ گیا۔ ملک میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 57,705 تک پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ سجاد، بتائے گا کورونا کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کہنا ہے طبی ماہرین کا؟ جی بالکل، کورونا وائرس نے ایک دم دوبارہ سے شروع کر دی ہے، اور آپ مجموعی طور پر جو ہے کیسز جو پہلے کم ہو رہے تھے، آپ روزانہ کی بنیاد پر چند سو نہیں ہزاروں کی تعداد ہیں، اور آپ بھی اب پچھلے 24 گھنٹے میں جو کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تعداد 1,356 ہے، جبکہ اموات جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور 30 اموات اب پچھلے 24 گھنٹے میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان کی جو کیسز ہیں کورونا کی وہ 57,705 ہو چکی ہیں، اور پاکستان
दुनिया भर में 18वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान से जो ऊपर के मुकाबले में मैक्सिको का शुमार होता है, जो नीचे है बेल्जियम है और दीगर देखें। और पाकिस्तान में जो अब तक जो केसेस की तादाद है 7 हो चुकी है। अगर बात की सूबों के लिहाज से कितने केसेस सामने आते हैं तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो है 22,934 जो है सामने आ चुके हैं अब तक। और पंजाब की बात की जाए तो 20,654 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और वफाकी हुकूमत जिसकी जो है आबादी से बहुत कम है, उसके बावजूद उसमें भी जो है आए रोज इजाफा होता जा रहा है और 1,728 केसेस अब तक जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो 3,468 जो केसेस हैं बलूचिस्तान से रिकॉर्ड हो चुके हैं। और जीपी और अगर बात की जाए कश्मीर पे तो वहां पर भी 630 जो है जीपी से, बलूचिस्तान से, आजाद कश्मीर से 11 केसेस सामने आ चुके हैं। रिकवरीज में कुछ थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल केसेस में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिस पर वो भी काफी तशवीश का इजहार करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें मुमकिन तौर पर हो सकता है कि सिर्फ लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि शहरी जो है एहतियात का दामन दोबारा से पकड़ते हैं और खुद बाइक ले रहे हैं। और ये भी काफी जो है ऐसे भी है जो शहरी जो इसको सीरियस नहीं ले रहे और ये कहते हैं कि कोरोना जो है सिर्फ इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इसके ऊपर बीमारियों को काफी तशवीश हुई कि हमें ये हो सकता है कि लॉकडाउन मजीद सख्त करने की तरफ जो है जाना चाहिए और जाना होगा। माहिरीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कोरोना से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 18वें नंबर पर आ गया है। 24 घंटों में मजीद 1,356 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 57,705 तक पहुंच गई है, जबकि मजीद 30 मरीज चल बसे हैं, जहां बाकी अफराद की तादाद 1197 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 7,252 टेस्ट किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 4,90,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। और सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, तादाद 22,934, पंजाब में 20,654, इस्लामाबाद 1,728, बलूचिस्तान 3,468, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 केसेस, जबकि गिलगित बल्दिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 630 और आजाद कश्मीर में 211 केसेस हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है। मुमकिनात में से है कि लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाया जाए। सजाद काज़मी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सजाद, आपका शुक्रिया। कराची में ईद उल फितर के पहले 2 रोज तक बंद रहने वाले पेट्रोल पंप तीसरे रोज खुल गए, जिसके बायस लोगों की मुश्किलात में कमी आ गई। मजीद बता रहे हैं शहजादा मोइन। जी शहजादा। जी बिल्कुल, देखें कराची के अंदर जो है आज सुबह सवेरे ही जो है बेशतर पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं। कल देखा गया था कि कराची के अंदर जो है अक्सर पेट्रोल पंप बंद थे, जिसके बायस जो है शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज सुबह सवेरे जो पेट्रोल पंप खुल गए हैं तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। जी कितनी खुशी महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घूमने जा रहा हूँ और क्या नाम है उसका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी नानी के जा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि कल तो पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ था, आज खुल गया है, तो इस वजह से हम लोग अपनी नानी के जा रहे हैं। और अच्छी बात है, हुकूमत को भी चाहिए पेट्रोल पंप खोलना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि खासकर जो कल पेट्रोल पंप बंद था तो वो अपने रिश्तेदारों के घर जो है घूमने फिरने नहीं जा सके थे, लेकिन आज सुबह सवेरे जैसे ही पेट्रोल पंप खुला तो वो घूमने फिरने के लिए अपने घरों से निकले हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से। जी जी सर, पेट्रोल पंप कल भी बंद थे, आज खुले हैं तो काफ़ी आसानी हो गई है। कल तो बिल्कुल निकलना नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो यह है कि अब खुशी है, जो है ना बाहर निकलना होगा, एंजॉयमेंट होगी, तो अपने प्यारों के साथ आप भी जा भी सकेंगे हम। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि खासकर आज के दिन जो है सुबह सवेरे वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच गए, क्योंकि कल देखा गया था पेट्रोल पंप बंद थे, जिसके बाद उन्हें मुश्किलात हो रही थी। आज जो है ये अपने भरपूर जो है दिन को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। उधर लाहौर फाउंटेन हाउस में अपनों के मुंतजर खुसूसी अफराद सलाहियतों में किसी से कम नहीं और हमारी तवज्जो के हामिल होते हैं। ये अफराद कहते हैं जब कोई अपना उन्हें मिलने आता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन इस ईद पर कोरोना के बायस वो अपनों से दूर हैं। अपनों के साथ तो सभी ईद की खुशियाँ मनाते ही मनाते हैं, लेकिन इस जहां में जहां रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाते हैं तो कई ऐसे भी हैं जो अपनों से बहुत दूर बैठे हैं। दिमागी लिहाज से थोड़ी कमजोर तो है, लेकिन सलाहियतों में से किसी आम आदमी से कम नहीं। आइए आपकी मुलाकात ऐसे खुसूसी अफराद से करवाते हैं कि जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। हाँ, 10 साल से हूँ। मेरी फैमिली मुझे यहाँ छोड़ के गई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, लेकिन लेने कोई नहीं आता। इसके अलावा यहाँ हम हर साल ईद मनाई जाती है,
हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है। सुबह नाश्ते में सेवइयाँ भी खाई और हलवा पूड़ी भी खाई, इसके अलावा दोपहर को मटन बिरयानी खाई और रात को खाने में भी या चिकन कोरमा खाया, नान खाया। अच्छा होता, बल्कि पेट थोड़ा हैवी लोड हो गया। आते हैं इतवार को, कज़न में आते हैं और कोयटा बातचीत हो जाती है मोबाइल पे, तकरीबन 35-40 मिनट मुलाकात ही हो जाती है। वो उनसे इनकी बीमारी जो है, इनकी अनाज जो है, जो कि बड़ी ज़्यादा म्यूटिलेटेड होती है, घर वालों ने चरखे लगा लगा के कि तू तो है ही पागल, तो चरखे लगा लगा के और इनको जो है कि खुशी और गमी के इवेंट से दूर करके इनको बीमारी के अलावा भी जो है कि नहीं और कुछ दे रखा होता है। लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं। अपनों की राय तकती, इनकी निगाहें नहीं थकती। अपने चेहरों पे मुस्कान लिए ये हमारी खुसूसी तवज्जो और वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बदनसीब है वो कि जिनकी जन्नत यहाँ पर मौजूद है, वो दुनिया में अपनी जन्नत को तलाश करने की मगन में लगे रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। मुगलिया दौर के ज़ैबुन्निसा बाग के निशानात तो तकरीबन मिट चुके हैं, मगर इसका दाखिली चुबुर्जी दरवाजा अपनी सकाफती अहमियत के साथ आज भी मौजूद है। 1646 में तामीर होने वाली चुबुर्जी आज भी खूबसूरती में सानी नहीं रखती। नबील नकवी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। लाखों रुपए की लागत से बनने वाला ये वसी व अरीज बाग सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर नवा कोट से आगे तक मुहित था, जबकि इस वसी बाग के मगरबी सिमत दरिया रावी तक फैली हुई थी। 1646 में तामीर होने वाली 2 मंजिला ये 4 मीनारों वाली इमारत, जो चौबुर्जी के नाम से मशहूर है, इस वसी बाग का दाखिली दरवाजा था। इस बाग की तामीर के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं कि मुकामी रवायात के मुताबिक इस बाग के कयाम को मुगल शहजादी ज़ैबुन्निसा से मंसूब किया जाता है, क्योंकि ये बाग शहनशाह औरंगजेब की बेटी ज़ैबुन्निसा ने आरास्ता किया था, जबकि कुछ का कहना है कि इस बाग की बानियत का सेहरा शाहजहां की बेटी जहां आरा के सर पर है। तारीखी शवाहिद की बिना पर इस दूसरी बात को दुरुस्त कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जहां आरा ने ये बाग अपने कनीज मियां बाई को दे दिया था। चौबुर्जी की इमारत पर निहायत नफीस और काबिल सताइश काम किया गया है। सफेद, नीले, पीले और सब्ज रंगों समेत बहुत से रंगों को इस्तेमाल किया गया। चौबुर्जी की नक्शो निगारी और इस इमारत पर हुआ काम मुगल दौर का एक अजीम शाहकार है। इसके चारों मीनारों पर मौजूद कमाल दर्जा की बारीक नक्शो निगारी आज भी नजर आती है। चौबुर्जी की इमारत को सुर्ख ईंटों से तामीर किया गया, जिसके अगले ऊपर वाले हिस्से पर नीले रंग से आयतुल कुर्सी को लिखा गया, जो इमारत की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। लेकिन 1843 में ही जल्जिले की वजह से इमारत के शुमाल मगरिबी दरवाजे और इसके साथ के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में इसे दोबारा तामीर कर दिया गया था। वक्त के साथ साथ इस शानदार इमारत की हालत गैर होती रही और टूट फूट का शिकार हो गई। मुतलका इदारे और अरबाब इख्तियार की सुस्त रवि का शिकार इस अजीम आसार कदीमा की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए महकमा आसार कदीमा और PHA ने एक दफा फिर से काम का आगाज कर दिया है। मुगलिया दौर की तर्ज तामीर, खूबसूरत रंग और बेहतरीन नक्शो निगारी के साथ 4 मीनारों की जीनत चौबुर्जी आज भी अपनी माजी की कहानी को बयान करती है। ना जाने किस तरह इस खूबसूरती को जवाल आ गया और किसी को इल्म तक नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। ईद के तीसरे रोज भी शहर इक़्तिदार में पार्क्स और होटल्स सब के सब बेरौनक नजर आ रहे हैं। चंद एक शहरी ही होटल्स पर आते और पार्सल लेकर लौट जाते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और बात की जाए शहर इक़्तिदार, जिसे अब परदेसियों का शहर भी कहा जाता है, और आज यहाँ पर बिल्कुल अगर पिछले साल की मिसाल ली जाए, पिछली ईदों की मिसाल ली जाए, तो यहाँ पर सुबह सवेरे ही शहरियों की जन्म से जो है फैमिली जो है गाड़ियाँ भर भर कर जो है पिकनिक पॉइंट का रुख करते थे और सुबह अपने साथ नाश्ते वगैरह लेके जाते थे और घरों से मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब जो मुख्तलिफ किस्म के जो पकवान हैं उनको जो है बनाकर अपने साथ ले जाते थे और पूरा दिन जो है सर्व करते थे पिकनिक पॉइंट पर। लेकिन आज अगर बात की जाए तो आज पार्कों में भी कोई रश नहीं है, पार्कों में भी कोई
हू का आलम है इस वक्त। जो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके मेरे अकब में भी, तो बिल्कुल ये सन्नाटा छाया हुआ है, सड़कों पर भी कोई ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। और जो एक गाड़ी नज़र भी आती है वो भी बिल्कुल जो शहरी हैं वो होटल की तरफ अगर रुख कर रहे हैं। अगर होटल की बात की जाए तो होटल भी एक दो ही खुले हुए हैं इस्लामाबाद में, वो भी पारा के अंदर, और वो वहाँ पर भी जो है शहरी यहाँ पर पहले अगर बात की जाए तो ईदों के ऊपर आते थे और फैमिलीज आकर जो है सुबह का नाश्ता वगैरह करती थी। और स्पेसिफिकली यहाँ की जो चने के जो हैं चने और पराठा वगैरह लिया जाता था यहाँ पर। लेकिन आज उन होटल के ऊपर भी जो है अगर बात की जाए तो उन होटल्स के ऊपर भी शहरी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और जो आते भी हैं वो भी पार्सल तक महदूद है और पार्सल लेकर जो है चले घर की तरफ चले जाते हैं। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुकम्मल तौर पर सख्त लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में नरमी जरूर की गई थी, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है हुक आलम है और शहरी जो है अपने घरों तक महदूद है। सज्जाद काज़मी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस जहां दीगर काम मुतासर हुए हैं, वहीं पर 250 से ज्यादा मार्केट्स और बैंकेट हॉल्स का काम भी ठप होकर रह गया, जिसके बायस हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं अली गहार। जी अली। आज बिल्कुल कोरोना लॉकडाउन के बाद जहां दीगर काम मुतासर हुए हैं, वहां पर मार्केट और बैंक्वेट हॉल जो हैं वहां पर उनका काम बड़ा मुतासर हुआ है। और मैं आपको आगाह करूं कि फैसलाबाद में 250 से ज्यादा मार्केट और बैंक्वेट हॉल जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं, और कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानब से उनको बंद किया गया है। मार्केट ऑनर्स का ये कहना है कि वो SOPs के पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। अगर हुकूमत उन्हें काम करने की इजाज़त दे तो इसके साथ साथ न सिर्फ उनका कारोबार चलेगा, बल्कि इससे वाबस्ता दीगर इंडस्ट्री जो है, दीगर काम जो है वो भी चलेंगे, और उनके जो वर्कर जिनकी तादाद हजारों में है उनका रोजगार भी चलेगा। हमारे साथ इस वक्त तर्जमान मार्केट एसोसिएशन मौजूद है, उनसे जानते हैं। वजन परेशानी से सबसे पहले तो हमने जिस परेशानी में ये ईद गुजारी है वो यहाँ तो हम जानते हैं, यहाँ हमारे जो वर्कर्स हैं वो जानते हैं कि हमने लोगों से कर्ज उठा के उनको तनख्वाहें दी हैं। दूसरा ये जिस तरह कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा हमारे PM साहब जोर देते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन की तरह एक बहुत वास्ट अदारा है। इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो लिंक करती हैं, जिस तरह के डेयरी इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, वेजिटेबल इंडस्ट्री है और डिकोर इंडस्ट्री डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली जिस तरह ज्वेलरी का काम बढ़ जाता है सीजन के दिनों में, जो लोग शॉपिंग करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह खरीदते हैं, गारमेंट्स खरीदते हैं, तो इस तरह एक बहुत मेजर इंडस्ट्री है जिसको इस टाइम सबसे एंड पे डाला हुआ है। बिल्कुल जैसा कि आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, और इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत इस हवाले से नजरसानी करे, SOP तैयार करे और इन्हें काम करने की इजाजत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया अली गौहर। तारीखी इमारत जहां पर वक़ार माजी की अक्कासी करती हैं, वहीं सकाफती विरसे की हैसियत भी रखती हैं। लाहौर में 350 साल पुराना दाई अंगा का मकबरा खस्ता हाली के बायस अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। हाल इमारत, टूटा फूटा गुंबद और बुर्जियां, ये है मुगल बादशाह शाहजहां की दाई अल मारूफ अंगा का 1671 में बनाया गया मकबरा, जो कभी शानदार इमारत पर मुश्तमिल था, लेकिन वक्त की गर्दिश और अदम तवज्जही ने इसे खंडर में बदल दिया। बाग तो मुद्दत हुई अंजाम को पहुंच गया। मरकजी कमरे और उसके गिर्द 8 छोटे कमरों की छतों और दीवारों पर दिलकश काशीकारी का काम भी मध्यम होता जा रहा है। अजमत रफ्ता की दास्तां सुनाती इमारत की सैर को आए शहरी कहते हैं कि तहजीबी रिवायात के अक्कास कौमी विरसे की हिफाजत ना करना मुतल्लिका इदारों की नाअहली का सबूत है। जैसा ये बादशाहों ने बनाया हुआ था वैसे ही इसको फिर दोबारा से तमीर करना चाहिए। आज इसकी हिफाजत को देख के, इसकी सिचुएशन को देख कर लगता नहीं है कि ये हमारा कदीमी विरसा है। पाकिस्तान की कदीमी विरसे की जो है ना, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हिफाजत करें। दाई अंगा के मकबरे को गुलाबी बाग के नाम से भी मंसूब किया जाता है। इसकी तामीर में संगे मरमर भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे कौमी विरसे की देखभाल के साथ साथ लोगों में तारीख का शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है, ताकि अनमोल तामीरात को उनके मकाम के मुताबिक इज्जत और तकरीम दी जा सके। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। कराची की छोटी बड़ी सड़कों पर जाबजा लगाए जाने वाले के टायर्स गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हादसात का भी सबब बन रही हैं। सड़कों पर आने वाले अफराद जगह जगह पर नस्ब की जाने वाली कैट आई से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। दुनिया भर की सड़कों से कैट आई सिस्टम को खत्म करने का सिलसिला जारी है, लेकिन कराची में गैर मयारी कैट आई शहर की अहम शाहराहों पर मुसलसल लगाई जा रही हैं, जिससे हर तरह की सवारी रखने वाला शख्स जहनी उलझन का शिकार है। गाड़ी, बस, ट्रक हो या मोटरसाइकिल, चलाने वाले कहते हैं कि कैट आइज न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसके नोकीले कोने बाज औकात नए टायर्स को भी काट देते हैं, जो माली नुकसान के साथ साथ बड़े हादसे का सबब बनता है। उसको प्रॉपर लगे, इसकी अक्सर कीलें लगी होती हैं या कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिससे गाड़ी के टायरों पे नुकसान होता है। इससे बाइक में पंचर हो जाता है, गवर्नमेंट लगाते हैं उसको, वो लगाते हैं, वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं।
سر بالکل نقصان ہے کیٹائس لگوانے سے، کیونکہ دیکھیں ربڑ اور لوہے سے جب کوئی ٹکراتا ہے تو لازمی سی بات ہے ربڑ کو نقصان ہے. کیٹائس جو ہمارے ملک میں لگائی گئی ہیں وہ لوہے کی ہیں. پوری دنیا کے اندر کیٹائس جو لگتی ہیں وہ لوہے پہ نہیں ہوتی، کیمیکلز کے اوپر کنورٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر وہ لوہے پہ کنورٹ کر دی گئی. شہری کہتے ہیں کہ کیٹ آئس کی جگہ اسپیڈ بریکر سے پہلے اگر ریفلیکٹر کا استعمال کیا جائے تو اس سے اندھیرے میں ڈرائیورز کو نہ صرف سہولت ہوگی بلکہ ہر طرح کی گاڑی بھی اسٹیل کی بنی 2 انچ کی کیٹ آئی سے جان چھوٹ جائے گی. ہر چیز پراپر ہوتی ہے. نارمل آپ چھوٹے لگائیں، آپ سیمنٹ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنائیں جس سے گاڑیوں کے ٹائر کو بھی نقصان نہ ہو اور کوئی انسیڈنٹ بھی نہ جو ہے نا پیش ہے. گاڑیوں کی مرمت کرنے والے افراد کہتے ہیں جس طرح کی کیٹ آئز ہماری سڑکوں پر لگی ہوئی ہیں وہ گاڑی کے ایکسل اور سسپینشن کو آہستہ آہستہ خراب کرتی ہے. جو لگے ہوئے ہیں اس سے سسپینشن کو نقصان ہوتا ہے، ٹائر برسٹ ہوتے ہیں، بائک والا آگے جا رہا ہے، گاڑی والا پیچھے سے بریک نہیں لے رہا، بائک والے نے لے رہی، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. سسپینشن کے آئے دن کام نکلتے رہتے ہیں گاڑیوں کے، جو پرانی گاڑی ان کے چیزز ٹوٹ جاتے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد سڑکوں سے کیٹائز کو ہٹا کر شہریوں کو جانی اور مالی نقصان سے بچایا جائے. شہر کی شاہراہوں پہ لگی یہ کیٹائز صرف گاڑیوں کی اسپیڈ کو ہی کم نہیں کرتی بلکہ گاڑیوں کی زندگیاں بھی کم کر دیتی ہیں. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی. سکھر کو سندھ کا تیسرے بڑے شہر اور کاروباری حساب سے دوسرے بڑے شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور سکھر ثقافتی ورثے میں بھی سب سے آگے ہے. رپورٹ کریں گے اورنگزیب ملک. سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر اور کاروباری لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے جس میں انڈسٹریل فیکٹریاں اور بسکٹ فیکٹریاں اور ایسی کافی کاروباری فیکٹریاں موجود ہیں. سکھر شہر میں موجود بیراج اور لینس ڈاؤن پل سکھر کی تاریخ کا حصہ ہے اور دریائے سندھ کے بیچوں بیچ ہندوؤں کا تاریخی مندر سادھو بیلا بھی ہندوؤں کی تاریخ پیش کرتا ہے اور سکھر شہر کے ساتھ دریائے سندھ کا گزرنا خوبصورتی کی ایک نشانی ہے. گھنٹا گھر شہر کے بیچ واقع خوبصورتی کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میر معصوم شاہ کا مینارہ بھی دل فریب نظر آتا ہے جس کے اوپر سے سکھر شہر اور بھی خوبصورت اور دل فریب لگتا ہے. اور سکھر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ واگا بارڈر کے بعد سب سے اونچا اور لمبا فلیگ بھی سکھر کی شان بن چکا ہے. سکھر جو ہے تاریخی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے پاکستان کا ایک خوبصورت شہر مانا جاتا ہے جس میں تاریخی ورثہ ہے، جس میں ثقافتی ورثہ ہے اور جس میں پاکستان کے حوالے سے اینٹک چیزیں ہیں، جس میں اسٹیشن آ گئے، جس میں جو ہے بیراج پل آ گئے، جس میں لیس ڈاؤن پل آ گیا، جس میں صدر الدین شاہ آ گیا، جس میں روڑی کی ثقافت کے حوالے سے، سندھ کی ثقافت کے حوالے سے بہت ساری ثقافتی چیزیں ہیں. سکھر شہر میں بڑی بڑی اسپتالوں میں سول اسپتال، ہرا اسپتال، NICVD اسپتال شامل ہیں اور سکھر کا ایوب گیٹ بھی سکھر کی ہسٹری میں سے ایک ہے. جہاں تک تعلق ہے سکھر ایوب گیٹ کے متعلق، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سکھر ایوب گیٹ. ماشاءاللہ سکھر کی خوبصورتی میں اگر اس کو شامل نہ کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. جہاں تک سکھر کی خوبصورتی کا تعلق ہے، دریا سندھ کے کنارے ہم رہتے ہیں، لینس ڈاؤن برج، سکھر بیراج یہ خوبصورتی کے حامل ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سکھر ایوب گیٹ کا تو سب سے پہلی اس کی اہمیت کی یہ بات کرتا ہوں میں کہ یہ سکھر اسٹیشن کے بالکل قریب ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نام سے، جنہوں نے ماشاءاللہ سے 65 کی جنگ جیت کر یہ ثابت کیا کہ ہم ایک بہادر قوم ہے. سکھر شہر میں ایک اسٹیشن ہے جہاں کوئٹہ سے آنے جانے والی متعدد ٹرینیں گزرتی ہیں اور سکھر اسٹیشن سے کراچی کے لیے سکھر ایکسپریس بھی سکھر کے کاروباری افراد کے لیے بہترین ٹرین ہے. اگر بات کریں ہم مزاروں کی تو لینس ڈاؤن پلوں کے بیچ میں واقع سید صدر الدین شاہ بادشاہ کا مزار پاکستان میں مشہور ہے. سید صدر الدین شاہ بادشاہ نے حضرت لال شہباز قلندر سے چلہ کٹوایا تھا اور بہت سے مزار سکھر میں واقع ہیں. لاہور کے باسی عید کا تیسرا روز بھی گرمی میں گزاریں گے. شہر کا درجہ حرارت 24 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں اجلال حیدر. اجلال، شہر کا اس وقت درجہ حرارت کیا ہے اور محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی، شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو موسم خاصا گرم ہے. عید کا تیسرا روز بھی جو لاہوری ہیں ان کو سخت گرمی میں گزارنا پڑے گا. اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے
वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड अब तक हो चुका है, जबकि सुबह का वक्त है और दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ भी मज़ीद सख्त गर्मी में ही गुजारना पड़ेंगे, जबकि जुमे के बाद जुमे की शाम को हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे की शाम को शहर लाहौर और उसके मदाफ़ात में हल्की बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता रहेगा और गर्मी जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो दर्जा हरारत है वो आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। जी, इजलाल हैदर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ईद अपनों में जाकर मनाए, मगर रहीम यार खान पुलिस के जवान छुट्टी पर जाने की बजाय शहरियों के अमन और सुकून की खातिर नाकों पर ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और शहरी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं, मगर रहीम यार खान की पुलिस के जवान अब भी शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए नाकों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ईद उल फितर का मौका है और ईद उल फितर साल में एक दफ़ा आती है और लोग खुशियां मनाते हैं माह रमज़ान के बाद, लेकिन पुलिस हमतन हर वक्त पुलिस को ये हुक्म होता है कि आपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत करनी है। हमारी ड्यूटियां लगी होती हैं, हम घरों में नहीं जा सकते और हम अपनी खुशियों को, शहरियों की खुशियों को पर कुर्बान करते हैं और हर वक्त उनकी जान और माल की हिफाजत करते हैं। नन्ही बच्ची मायरा हमीद ने पुलिस को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए फूलों के गुलदस्ते पेश किए ताकि ये भी ईद की खुशियों में शहरियों के साथ शामिल हो सके। हम पुलिस को सलाम पेश करते हैं, ये हमारे लिए इतनी गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर इस सारे सिनेरियो में मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा फर्ज है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे लिए मोहब्बतें लेके आ रहे हैं, हमारे लिए खुलूस और प्यार लेके आ रहे हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रहीम यार खान पुलिस के जवानों का कहना है कि हमारे लिए हमारी वर्दी ही इस छोटी और मीठी ईद का पहनावा है। हमें खुशी है कि हमारे ड्यूटी सर अंजाम देने से शहर के लोग निहायत ही खुशी खुशी ईद को बड़े पुरलुत्फ अंदाज से मना रहे हैं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को वकला बरादरी ने भी खूब सराहा है। सच टीवी ने ये जो स्टेप उठाया है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इससे गरीब आदमियों की जो है वो इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी और सबके पेट में जो भी मुस्तहकीन होंगे खाना जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं खुद इसमें इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और अपने दोस्तों का भी मायल करूँगा। ये सच टीवी ने जो प्रोग्राम बनाया है नेकी की टोकरी का, बहुत अच्छा इक़दाम है। ऐसे गरीबों की मदद हो जाएगी और तमाम मुखिया हज़रात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नेकी की टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया है, गरीब आवाम की मदद के लिए रोटियां इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि इससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं होगी, उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी कौन इमदाद कर रहा है। नेकी की टोकरी का प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसको हम वकला बरादरी सराहते हैं और इसको अच्छा इक़दाम एक गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए करार देते हैं। अच्छा इक़दाम है, इससे गरीब और मुस्तहक अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम तमाम मुखियर हज़रात से ये अपील करते हैं कि सच न्यूज़ वालों का ये जो प्रोग्राम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि गरीब और नादार लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट राइटर्स की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 टीम ने इमरान खान को कप्तान मुकर्रर कर दिया। टीम के दीगर खिलाड़ियों सुनील गावस्कर, वेवन रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। क्रिकेट राइटर्स ने ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 की फैंटेसी टीमें तश्कील दी हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 में एक ही पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान को बासियत कप्तान शामिल किया है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 में सुनील गावस्कर, गॉर्डन ग्रिंच, विवन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा, डेल स्टेन, मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोज और मुरलीधरन शामिल हैं। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया 11 के कप्तान एलन बॉर्डर मुकर्रर हुए हैं, जबकि दीगर खिलाड़ियों में मैथ्यू हैडन, जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ, ग्रेग चैपल, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉन, पैट कमिंस और ग्लेन मैकराबी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत की दुर्गत बनाने के मनाजिर को याद करके एंजॉय करने लगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस का एक ताज़ा इंटरव्यू रिलीज किया है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ मैच के अहम लम्हात का तज़किरा किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के होश उड़ाए।
He was mammoth. He had a mammoth series for them. He's one of those players that he will just take his time. He's in his own little bubble. Doesn't get disturbed by too much. So I think we've just got to find a way to outlast him if he bats like he did last time. There wasn't too much in the pitch, so you couldn't feel like you couldn't manufacture anything. So I think maybe just try and take our medicine a bit more and just try and outlast him. But yeah, we'll wait and see. Hopefully the wickets are a bit bouncier and we've got a few more options, maybe, but we'll wait and see. This man just bats and bats and bats. An 18th Test 100. नायाब नस्ल की स्कॉटिश बिल्ली को कुदरत ने ऐसी मुनफरिद आंखों से नवाजा कि जिसने देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया। इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।